हेलो, नमस्कार आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक है जून 2024 में नेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को व्याख्या सहित प्रस्तुत हल करेंगे। ठीक है, साथ ही अतिरिक्त जानकारी भी लेते चलेंगे जो कि आगामी परीक्षा के लिहाज से उपयोगी सिद्ध होगा। एक बार रिकॉर्डिंग किए थे लेकिन वो डिलीट हो गया ऑटोमेटिक, फिर से दोबारा कर रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर। ठीक है, अपना फालतू का समय जाया किए बिना बोल रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षकों को पहले के बाद के क्रम में लगाए। पहला कौन है? भक्ति आंदोलन और इस्लाम। दूसरा भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। चौथा उर्दू का जन्म। पांचवा शिक्षा में क्रांति। अब इससे बोल रहा है कि कौन सा क्रमवार लगाना, सेट करना, जो पहले कौन है इसके बाद। ये अध्याय नहीं, ये उपाध्याय है। ठीक है, तब हम लोग देखेंगे, पहले जानेंगे कि संस्कृति के 4 अध्याय के बारे में। ठीक है, पहले इसके बारे में जानेंगे क्या है, कब लिखा गया, कौन सा पुरस्कार इस पे मिला लेखक को। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे, इसके बाद हम लोग इस पे ये इसको सेट करेंगे। ठीक है, पहले देखेंगे संस्कृति के 4 अध्याय किनके है रचना है। ये दिनकर का है। ठीक है, दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, दिनकर का है। ये रचना का प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। कब? 1954 ईस्वी। और साहित्य अकादमी इसको कब मिला था? 1959 को साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है, इसका प्रस्तावना किसने लिखा है? प्रस्तावना लिखा है नेहरू ने। कौन? उस समय के तत्कालीन हमारे बहुत बड़ा नेता, प्रधानमंत्री कह सकते हैं, वो थे कौन? नेहरू। ठीक है, उसकी क्या लिखा था? प्रस्तावना। और भूमिका किस नाम से है? भूमिका इस लेखक के निवेदन नाम से। क्या? लेखक के निवेदन नाम से। लेखक के निवेदन नाम से भूमिका है। ठीक है, अब इसका कौन सा अध्याय, किस तरह अध्यायकरण किया गया है, ये हम लोग देखेंगे, इसके बाद इसको सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका अध्यायकरण पहले। ठीक है, तो ये प्रकाशन हो गया 1954 में, साहित्य अकादमी 1959 में। पहले ये 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, मतलब टोटल 4 अध्याय में भारत की संस्कृतियों को प्रस्तुत किया है रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, अब 4 अध्याय में भी उप विभाजन है। प्रथम अध्याय में 3 उप अध्याय है, दूसरा में फिर 7 है, तीसरा में फिर 12 है, और चौथा में 17 उप अध्याय है। ठीक है, पहला अध्याय में कितना उप अध्याय है? 3। दूसरा में कितना? ये 7 है। हाँ, 7। तीसरा में कितना? 12। चौथा में 17। ठीक है, अब देखेंगे पहला उपाध्याय का नाम क्या है? हम लोग आते हैं, पहला उपाध्याय का नाम है कि भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। ठीक है, का आविर्भाव। अब इसमें तीन अध्याय में बांटा है इसको। ठीक है, उपाध्याय में क्या क्या? भारतीय जनता, रुक जाओ थोड़ा सा, क्या क्या नाम से बांटा प्रथम अध्याय को? 3 अध्याय में, 3 उपाध्याय में। तो भारतीय जनता की रचना, क्या? प्रथम भारतीय उपाध्याय भारतीय जनता की रचना। दूसरा आर्य द्रविड़ समस्या। ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये प्रथम हो गया, भारतीय जनता की रचना। ठीक है, दूसरा भारतीय द्रविड़ समस्याएं, और तीसरा है भारतीय और आर्योत्तर संस्कृतियों का मिलन। ठीक है, आर्य जो हमारे देश का नहीं माना जाता, आर्योत्तर। ठीक है, आर्य से उत्तर दूसरा। ठीक है, ये इसका मिलन बताता है। ठीक है, अब दूसरा अध्याय का नामकरण क्या है? तो दूसरा का नामकरण है प्राचीन हिंदू से विद्रोह। क्या? प्राचीन हिंदू से हिंदू है। ठीक है, प्राचीन हिंदू से विद्रोह है। ठीक है, प्राचीन हिंदू से विद्रोह। अब इसका कितने उपाध्याय में बताए थे भी? पहला का 3, फिर 7, फिर 12, फिर 17। ठीक है, ये याद रखना उपाध्याय में है। और 3 जितना उपाध्याय उनका सब कंठस्थ रखना आदि। ठीक है, और क्रमवार भी याद रखना। तो दूसरा का क्या क्या है? दूसरा का है बुद्ध से पहले का हिंदुत्व। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध मत। ठीक है, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। छठा है बौद्ध साधना पर शासक प्रभाव। ठीक है, क्या है? बौद्ध आंदोलन,
सामाजिक प्रसंग, ये सब 7वां है, ठीक है। ये सब अभी याद रखते जाना, नाम जितना लिखा हूं, ठीक है, क्या कि इसी से भी मिलान होगा। ये जो क्वेश्चन पूछा है वो चौथा प्रकरण से है। अब जो तीसरा अध्याय है जिसमें 12 उपअध्याय था, क्या क्या है, तो हिंदू मुस्लिम, उसका टॉपिक का पहले नाम क्या है पहले ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। हिंदू संस्कृति और इस्लाम का, हिंदू संस्कृति और इस्लाम, ठीक है, ये अध्याय का नाम है, ठीक है। तो पहला उपअध्याय क्या है, हिंदू मुस्लिम की भूमिका, फिर इस्लाम धर्म, फिर मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, फिर हिंदू मुस्लिम संबंध, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, फिर है भक्ति आंदोलन और इस्लाम, फिर अमृत और हलाहल का संघर्ष, ठीक है, फिर सिख धर्म का उदय, कला और साहित्य पर इस्लाम का प्रभाव, 10वां है साहित्य और भाषा का प्रभाव, साहित्य और भाषा पर प्रभाव, ठीक है, किसका प्रभाव, तो इस्लाम का, ठीक है। उर्दू का जन्म, उर्दू का जन्म कब हुआ, तो कौन सा अध्याय में हुआ है, तो तीसरा अध्याय में 11वां उपकरण में, मतलब अध्याय उपअध्याय में, ठीक, 11वां उपअध्याय में, ठीक है, जो क्वेश्चन में भी है। और 12वां है, ठीक है, 12वां क्या है, सामाजिक संस्कृति और संस्कृति और कुछ और रूप, ठीक है। बारहवां क्या है, सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप, ठीक है। और अब आते हैं चौथा में क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चौथा में है 17, टोटल कितना, 17 उपअध्याय में बांटा हुआ, कितना उपअध्याय में, टोटल 17 उपअध्याय में क्या क्या नाम से है, तो भारत में यूरोप का आगमन, दूसरा, पहले अध्याय का नाम क्या है, चौथा अध्याय का नाम भारतीय संस्कृति और यूरोप। ये कब का समय बता रहा है, ये जब यूरोप का शासन हुआ था, मतलब जो इंग्लैंड का हमारे देश में कंपनी का शासन, उस समय बात बता रहा है, ठीक है। तो भारत में यूरोप का आगमन, फिर शिक्षा में क्रांति, इस्लाम धर्म और भारतीय जनता, हिंदू नवोत्थान, ब्राह्मण समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज इसको कहते हैं, अध्याय में लिखा हुआ है ब्राह्मण समाज, इसीलिए इसी तरह लिखा हूं। महाराष्ट्र में नवोत्थान, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, धर्म के जीते जाते स्वरूप और परमहंस रामकृष्ण, ठीक है। 11वां है स्वामी विवेकानंद, 10वां है, 11वां है लोकमान्य तिलक, 12वां है महायोगी अरविंद, 13वां है महात्मा गांधी का पुनरुत्थान आगमन, ठीक है। क्या है, महात्मा गांधी का, एक सेकंड रुकिएगा, महात्मा गांधी का प्रयोग है, ठीक है। क्या है, महात्मा गांधी का प्रयोग, ठीक है, महात्मा गांधी का प्रयोग। चौथा है राधा कृष्णन। 15वां है मुस्लिम नवोत्थान। 16वां है इकबाल, ठीक है, मोहम्मद इकबाल। तो इकबाल हम लोग शॉर्टकट में लिखे हैं, इसलिए क्या क्या याद रहेगा नाम। 17वां है भारतीय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसके बाद मिलाएंगे, ठीक है। बोला कि भक्ति आंदोलन और इस्लाम और भारतीय जनता, क्या है, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, और तीसरा प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, और चौथा है उर्दू का जन्म और शिक्षा में क्रांति, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले, ये सब तो जानकारी हो गया ही। अब यहां हम लोग मिलाते हैं कि कौन कौन सा आया है उपअध्याय से, ठीक है। तब भक्ति आंदोलन का और इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, उर्दू का जन्म और शिक्षा में क्रांति, ठीक है। तो शिक्षा में क्रांति कब आया था हम लोग में, और उर्दू का जन्म कब हुआ था। शिक्षा में क्रांति चौथा अध्याय का है, ठीक है, चौथा अध्याय का दूसरा प्रकरण, रेड पेन ले लेते हैं। चौथा अध्याय का दूसरा प्रकरण, ठीक है। और उर्दू का जन्म, ठीक है, और क्या, उर्दू का जन्म, ठीक है। उर्दू का जन्म तीसरा अध्याय का
11वां प्रकरण, ठीक है। और तीसरा है क्या है, तीसरा प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। तो प्राचीन भारत और बाह्य विश्व देखेंगे, ठीक है। प्राचीन भारत और क्या है, बाह्य विश्व। तो अभी हम लोग जो लिखे थे देखते हैं उसमें, ठीक है, कहां पे है प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, ठीक है। कितना है, प्रकरण 2 में प्रकरण 2 में 5 नंबर का, ठीक है। प्रकरण 2 में 5 नंबर का, प्रकरण 2 में 5वां नंबर उपाध्याय, ठीक। प्रकरण 2 में 5वां नंबर उपाध्याय, ठीक है। और भारत राष्ट्रीयता और मुसलमान भारत राष्ट्रीयता और मुसलमान, भारत राष्ट्रीयता और मुसलमान सबसे लास्ट में है। कब, ये है चौथा अध्याय का 17वां उपाध्याय में, ठीक है, 17वां उपाध्याय। अब हम लोग देखते हैं भक्ति आंदोलन और इस्लाम। क्या है, भक्ति आंदोलन और इस्लाम। तो भक्ति आंदोलन और इस्लाम, तो हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कि भक्ति आंदोलन और इस्लाम कहाँ है। भक्ति आंदोलन और इस्लाम इसमें दूसरा में नहीं है, तो किस में जाएंगे हम लोग, तीसरा अध्याय में जाएंगे। भक्ति आंदोलन और इस्लाम, देखो कहीं लिख के रखूंगा, भक्ति आंदोलन और इस्लाम, भक्ति आंदोलन और इस्लाम कितना नंबर में है, कौन सा अध्याय में, तीसरा अध्याय में। भक्ति आंदोलन और इस्लाम छठा में, ठीक है। भक्ति आंदोलन और इस्लाम तीसरा में, छठा प्रकरण में, ठीक है। भक्ति आंदोलन और इस्लाम, भक्ति आंदोलन और इस्लाम कितना में है, तीसरा उपाध्याय का छठा प्रकरण में। अब इसको हम लोग सेटिंग बैठाते हैं कि पहले क्या बोला है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर कौन होगा, सबसे पहले कौन होगा, जो प्रकरण 2 से आएगा, क्योंकि वही पहले लिखा गया। 2 3 आ गया, ठीक। सबसे पहले 3 कहाँ, यहाँ और यहाँ, पहला शुरू में हो रहा है, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, तीसरा अध्याय कहाँ है, तीसरा अध्याय का छठा प्रकरण है, 11वां प्रकरण, तो छठा प्रकरण आएगा। सी बात है 3 और 1, ठीक है। और 3 और 1 किसी में नहीं है, यही है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद ये 3 का 11 नंबर आता है, ठीक है, 4, ठीक है। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद ये चौथा अध्याय का 17वां नंबर है, ये चौथा अध्याय का दूसरा, यही सी बात है, 5वां होगा, ठीक है, 5वां। अब जान गए, मतलब इसका क्या होगा उत्तर, ये होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि छायावाद के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, रामचंद्र शुक्ल के कथन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां हम लोग ध्यान देंगे कि रामचंद्र शुक्ल का कथन कौन सा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, याद होगा तो सारा कथन, ठीक है, नहीं तो फिर हम बताएंगे ही। पहले पढ़ लेते हैं। छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे वह शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं है, ठीक है, पहला है। दूसरा है छायावाद के लिए, ठीक है, मिस्टिसिज्म शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियादी पड़ गई। तीसरा है छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा, ठीक है। चौथा है छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। पांचवा बोलते हैं छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्ति होती आ रही थी। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि रामचंद्र शुक्ल का इनमें से कथन कौन सा है, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल का कथन छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली बहुत अच्छा विकास हुआ, इनमें कोई संदेह नहीं, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जब रामचंद्र शुक्ल के बुक पढ़े होंगे हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में, जो 1929 में लिखा गया था, उसमें साफ साफ लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल छायावाद के बारे में, ठीक है। अब दूसरा क्या लिखता है कि छायावाद के लिए, ठीक है, मिस्टिसिज्म शब्द के आते ही रसवाद का शब्द आता है, ये एकदम बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये तो बोलता ही नहीं कि ये शब्द आता है, ठीक है, अंग्रेजी शब्द का उल्लेख ही नहीं करते वो कभी। छायावाद वहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहां तक तो रहस्यवाद का ही अंतर्गत रहा है, एकदम बिल्कुल 100% रहस्यवाद के बारे में बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, क्या तीसरा देखते हैं हम लोग, छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है। छायावाद क्या है, व्यक्तिवाद की कविता है।
छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। ये भी क्या, ये भी बोलता है? बिल्कुल नहीं। छायावाद के व्यक्तिवाद की कविता है, ये नहीं बोलता वो कभी। छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। एकदम बिल्कुल सही बोल रहा है कि छायावाद क्या बोलता था कि छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। ठीक है, तो अब देखें कौन कौन सही है। पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब 1 नंबर का सही है। ठीक है, अब एक चीज और जान लेंगे कि छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं। ठीक है, छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, ये इसका बारे में हम लोग को पहले जान लेंगे। ठीक है, छायावाद का परिभाषा रामचंद्र शुक्ल ने कैसे देते हैं। तो छायावाद शब्द का प्रयोग, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। कितने अर्थ में? 2 अर्थ में। ठीक है, कितने अर्थ में? 2 अर्थ में। ठीक है, 2 अर्थ में। पहला 2 अर्थ में कौन कौन सा? तो एक रहस्यवाद के अर्थ में। ठीक है, क्या? रहस्यवाद के अर्थ में। और दूसरा काव्य शैली, क्या? काव्य शैली काव्य शैली के रूप में। ठीक है, काव्य शैली या पद्धति। ठीक है, काव्य शैली या पद्धति। ठीक है, क्या? 2 अर्थों में छायावाद परिभाषा देते हैं कि छायावाद 2 अर्थों में समझना चाहिए। छायावाद, ठीक है, छायावाद शब्द का प्रयोग कितना? 2 अर्थों में, एक रहस्यवाद के अर्थ में और एक काव्य शैली या पद्धति के रूप में। ठीक है, काव्य शैली या पद्धति के रूप में। तो अच्छा, रहस्यवाद को वो जोड़ते हैं कहां से? प्रेम से जोड़ते हैं। ठीक है, रहस्यवाद को कहां जोड़ते हैं? वो प्रेम से जोड़ते हैं। रहस्यवाद को वो प्रेम से जोड़ते हैं। ठीक है, प्रेम से जोड़ते हैं। ठीक है, और छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग किससे जोड़ते हैं? तो व्यापक अर्थ, इसका बहुत व्यापक अर्थ है। ठीक है, काव्य शैली, लिखावट के तौर पर जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्या बोलता है कि किस काव्य शास्त्री ने काव्य स्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व, ठीक है, भोजकत्व कहा है। अब आप लोग को पता होगा कि रस की व्याख्या करता 4 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन है तो हम लोग देखेंगे कि उनमें से पहला है भट्ट लोलट। ठीक है, भट्ट लोलट। ठीक है, पेन बहुत मोटा चल रहा है, पतला, इससे ज्यादा होने का ऑप्शन ही नहीं है। भट्ट लोलट। दूसरा है श्री शंकुक। तीसरा क्या है? भट्ट नायक। ठीक है, भट्ट नायक। चौथा है अभिनव गुप्त। ठीक है, यही सब जो है जो कि रस के व्याख्या करता हुए, ठीक है, जो कि साधारणीकरण बोलते हैं, रस के व्याख्या करता सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, क्या है? यही सब सबसे ज्यादा फेमस है। तो अब देखते हैं कि अब इसका हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं पूरा, ये इसने किस मत दिया। अब ये देखना, यदि आप लोग को याद होगा तो इससे आप पकड़ सकते हैं भोजकत्व। ठीक है, कि किसका है उत्तर। तो अब इसे हम लोग पूरा समझेंगे, इसके बाद इस पे आते हैं, इसके बाद आसानी होगा, हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ये 4 हुए क्या? रस का व्याख्या करता कौन कौन हुए? भट्ट लोलट हुए, श्री शंकुक हुआ, भट्ट नायक हुआ और अभिनव गुप्त हुआ। ठीक है, अब सिद्धांत पढ़ते हैं, इसका कौन कौन सिद्धांत से प्रेरित थे। ठीक है, तो भट्ट लोलट क्या करते हैं? उत्पत्तिवाद। ठीक है, भट्ट लोलट क्या करते हैं? उत्पत्तिवाद से प्रभावित थे। ठीक है, श्री शंकुक क्या थे? अनुमतिवाद से। ठीक है, अनुमितिवाद। और भट्ट नायक किसे था? तो भुक्ति या भोगवाद से। ठीक है, भुक्ति या भोगवाद से। ठीक है, अभिनव गुप्त किसे था? तो अपने नाम के हिसाब से वो था अभिव्यक्ति। क्या है? अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अभिव्यक्तिवाद से इनका क्या था? सिद्धांत था।
अब देखेंगे कैसे याद रखेंगे। भट्ट लोलट क्या करता है, उत्पत्ति। भट्ट लोलट क्या करता है, उत्पत्ति करता है, ठीक है। और श्री शंकु क्या करता है, कुछ भी करने से पहले अनुमति मांगता है। भट्ट लोलट क्या करते हैं कि भट्ट लोलट जो है, सॉरी, भट्ट लोलट जो है वो क्या करते हैं, भट्ट लोलट की उत्पत्ति करते हैं, वो कोई भी चीज को उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। और श्री शंकु कुछ भी करने से, रचना लिखने या तो कुछ भी करने से पहले अनुमति मांगता है। याद करेंगे ऐसे शॉर्ट ट्रिक में। भट्ट नायक क्या करते हैं, भुक्तिवाद। भट्ट नायक है तो वो भुक्तिवाद, ठीक है। देख रहे हो बॉलीवुड जैसे मान लेते हैं, भट्ट नायक लोग क्या करता है, भुक्तिवाद, ठीक है। वो बहुत ज्यादा उनका संबंध होता है, अफेयर होता है। इसी तरह साध रखेंगे भुक्तिवाद, ठीक है। भोग प्रवृत्ति में लिप्त होते हैं। इसलिए अभिनव गुप्त क्या है, अभिनव गुप्त क्या है, अभिव्यक्तिवाद। क्या, अभिव्यक्तिवाद। ये सिद्धांत है इनका, ठीक है। अभी सिद्धांत ये समझ लेंगे, काव्यशास्त्र समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभिनव गुप्त क्या है, अभिनव गुप्त है अभिव्यक्तिवाद से प्रभावित। अब हम लोग देखेंगे कि इस दार्शनिक मत इनका क्या क्या है, ठीक है। तो पहला मतलब भट्ट लोलट का है, ठीक है। क्या, दार्शनिक मत पढ़ रहे हैं, ठीक है। दार्शनिक मत, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। पहला का दार्शनिक मत किससे प्रभावित है, तो ये मीमांसा दर्शन से प्रभावित है, ठीक है। मीमांसा दर्शन से, ठीक है। और ये किससे, शंकु किससे प्रभावित था, तो न्याय दर्शन से, ठीक है। और जो भट्टनायक किससे प्रभावित है, तो सांख्य दर्शन से। क्या है, सांख्य दर्शन से, ठीक है। और चौथा अभिनव गुप्त किससे प्रभावित है, उसका दार्शनिक मत क्या था, तो शैव दर्शन। क्या है, शैव दर्शन। तो हम लोग देखेंगे यहां कि भट्ट लोलट का दार्शनिक मत क्या था, मीमांसा दर्शन, ठीक है। ये एग्जाम में बार बार एक पूछता है, ठीक है। भट्ट लोलट का मीमांसा दर्शन, ठीक है। भट्ट लोलट का मीमांसा दर्शन। और श्री शंकु जो अनुमति मांगता था वो क्या, अनुमति किस लिए मांगता था, वो न्याय लेने के लिए, ठीक है। न्याय करने के लिए अनुमति मांगता था, ठीक है। न्याय करने के लिए अनुमति मांगता था। वो भट्ट नायक क्या करता है, संख्या अधिक, मतलब भुक्तिवाद, भोग प्रवृत्ति में रहता है। कितना में, संख्यों दर्जनों में, ठीक है। बॉलीवुड से याद रखना, ठीक है। हीरो लोग वहां क्या करता है, सब कैरेक्टर लूज होते हैं उन लोग, तो कितना, उन लोग संख्यों दर्शनों में भुक्तिवाद करता है, ठीक है। तो ये चौथा क्या याद रखेंगे, चौथा अभिनव गुप्त है। अभिनव गुप्त क्या है, शैव दर्शन। ये शैव दर्शन से प्रभावित थे, ठीक। कौन सा दर्शन से, शैव दर्शन से, ठीक है। समझ में आ जाएगा यहां तक। अच्छा, उत्पत्ति। अब इसी चीज में यदि आप लोग को रस की अवस्थिति, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, यदि आप लोग समझना चाहेंगे तो बता देता हूं कि ये किसका है, भट्ट लोलट का है। ये किसका है, श्री शंकु का है। और ये जो सांख्य दर्शन में कौन, भट्ट नायक है, ठीक है। और चौथा शैव दर्शन से कौन प्रभावित थे, तो अभिनव गुप्त थे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि रस की अवस्थी इसने क्या मानता है, रस की अवस्था, रस, ठीक है। पेन चेंज करने दो। क्या, रस की अवस्थिति, ठीक है। अवस्थिति, रस की अवस्थिति क्या मानता है इन लोग, ठीक है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ हल करने के तौर पे नहीं, दूसरा यूट्यूब में जैसे कराते हैं वैसा मैं बिल्कुल नहीं सोचा हूं। मैं सोच रहा हूं कि एक दिन में यदि 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ही हो, लेकिन उसका पूरा डिटेल में पढ़ना, ठीक है। पूरा खंगाल लेना सारा क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन आउट ही ना जाए कहीं से भी। तो क्या रस की अवस्थी इसने क्या मानता है, तो ये जो मीमांसा दर्शन से है, इसने क्या, एक राम लेते हैं, ठीक है। एक राम है, ठीक है। कहाँ, राम, ठीक है। एक नाटक हो रहा है, क्या मान लेते हैं कि ये जो है इतना बड़ा में, और यहाँ नाटक करता है, जो नाटक कर रहा है उन लोग है, क्या है, ये नाटक रंगमंच है, ठीक है। यहाँ रंगमंच खेला जा रहा है, यहाँ नाटक कर रहा है सब लोग, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जो है वो बोलते हैं कि नाटक हो रहा है, क्या, रामायण पे नाटक हो रहा है। तो राम से देखेंगे, ठीक है। राम से तुलना करेंगे सब चीज को, ठीक है। राम याद रखना यहाँ।
तो जो मीमांसा दर्शन में कौन भट्ट लोलट बोलते हैं कि जो रस का अवस्थिति, जो रस लाएगा, जो रस मतलब जिसको आनंद आएगा, किसको, जो राम का करेक्टर कर रहा है। कौन कर रहा है राम का करेक्टर, बोल ये जो राम का करेक्टर, तो ये बोलता है कि कौन, भट्ट लोलट बोलता है कि बोल किसी में नहीं आएगा ना। दर्शक, यहाँ कौन कौन बैठा है, यहाँ हम लोग बैठे हैं दर्शक के लिए, आप लोग बैठे हैं बच्चे लोग, ठीक है, दर्शक के लिए, ठीक है। ये क्या है, दर्शक बैठे हैं देखने के लिए, सॉरी, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ बैठे हैं सब दर्शक लोग देखने के लिए, ठीक है। तो ये भट्ट लोलट क्या कहते हैं, भट्ट लोलट कहते हैं कि बोल रस मतलब अच्छा किसको लगेगा, बोल किसी को नहीं लगेगा, केवल राम है तो रामे को अच्छा लगेगा, केवल राम को ही ये अच्छा लगेगा, ठीक है। बोल ये रामायण यहाँ पाठ चल रहा है, रामायण का करेक्टर हो रहा है, तो बोल किसी को नहीं, ये सिर्फ यहाँ राम है तो रामे को अच्छा लगेगा ये चीज, ठीक है। तो ये बोलते हैं ये केवल क्या रस का अवस्थी किसमें मानते हैं, केवल राम में, किसमें, केवल राम में। लेकिन अब उसी श्री शंकुक जो उसके नीति जो अनुमति मांगता है, क्या किस लिए, न्याय करने के लिए अनुमति मांगता है। अनुमति दर्शन से प्रभावित कौन थे, श्री शंकुक। शंकुक कहते हैं कि नहीं नहीं जी, ये तो केवल राम में कैसे, जब राम का करेक्टर यहाँ नाटक चल रहा है तो राम का करेक्टर है, तो राम का रोल जो निभा रहा है उसको तो आनंद आएगा ही, तो किसको मैं मांग रहा है, राम के रोल करने वाले। तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अनुकर्ता। क्या, अनुकर्ता, अनुकर्ता, ठीक है, अनुकर्ता। अनुकर्ता किसका, राम का अनुकर्ता, उसमें ये रस देखेंगे, ठीक है, मतलब उसको अच्छा लगेगा। और ये क्या बोलता है, नहीं नहीं किसी को नहीं, केवल राम को, ठीक है। ये क्या बोलता है, शंकुक बोलता है नहीं जी, राम में केवल नहीं, उनका जो कैरेक्टर रोल कर रहा है उस पे भी वही आनंद आएगा, ठीक है, वही रस के अवस्थी रहेगा। अब तीसरा, ठीक है, तीसरा बोलता है, कौन बोलता है, सांख्य दर्शक। सांख्य दर्शक किससे प्रभावित था, कौन था, किसका था, तो भट्टनायक। सांख्यों दर्जनों कई संख्यों में भुक्ति करता है, ठीक है। तो कौन है, तो यह है भट्टनायक। भट्टनायक क्या बोलता है, नहीं जी, बोल केवल यहाँ जो राम का इथी कर रहा है, रोल कर रहा है, केवल उसी को यदि अच्छा लगेगा तो यहाँ क्या हम लोग बैठे हैं देखने के लिए, वो झूठो बैठे हैं क्या, जब हम लोग को अच्छे नहीं लगेगा तो तब क्या बोलता है कि नहीं नहीं, बोल ये ऐसा नहीं कि केवल जो रोल कर रहा है उसी में, नहीं नहीं, ये सब में लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। क्या, पहला ये था, दूसरा ये था, और तीसरा क्या बोलता है, नहीं सभी को अच्छा लगेगा। सभी को मतलब क्या, हिंदी में क्या हम लोग लिखेंगे, दर्शक, ठीक है, कि सभी को अच्छा लगेगा, मतलब पूरा दर्शक को ही अच्छा लगेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब चौथा नंबर में शैव दर्शन, ठीक है। शैव दर्शन से प्रभावित कौन थे, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त बोलते हैं जी केवल जो नाटक यहाँ देख रहा है सामने बैठ के, क्या उसी को अच्छा लगेगा, मतलब जो घर द्वार में बैठा है, जो कहीं संसार में है, नाम के बारे में सुना है, क्या उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो बोलता है कि नहीं, ये पूरा समाज में, पूरा क्या, पूरा समाज में, ऐसा हृदय में अच्छा लगेगा। क्या, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक लिखो या तो सहृदय लिखो, ठीक है। क्या, सहृदय, सहृदय, बोल सभी को अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि बोल यहाँ जो रोल कर रहा है या तो यहाँ जो केवल राम में लगेगा, कोई रोल कर रहा है दर्शक को लगेगा, ठीक है, नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत। सब हृदय मतलब सभी को लगेगा, ठीक है, सेम अवस्था, सेम अच्छा लगेगा उतना ही, ठीक है। ये क्या हम लोग अपना चलती भाषा में समझ लिए। अब यहां देखते हैं कि क्या लिखा था क्वेश्चन में, कि किस, कहां गया, किस काव्य शास्त्रीय ने काव्य संवादन किए, ठीक है, अंतिम अवस्थी को भोजकत्व कहा है, ठीक है, भोजकत्व कहा है, ठीक है। तो ये कौन कहा है, भट्टनायक ने भोजकत्व, ठीक है। क्या बोले थे, इसी से पकड़ना, भुक्तिवाद भोजकत्व, ठीक है, इसी ने कहा है, ठीक है। यहां तक समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। अब ये मिटा दें, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं अपना हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। जिंदगी नामा उपन्यास में आए इन गीतों मुखड़ों का उपन्यास में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं, ठीक है। कौन कौन गीत के, तो पहला क्या था, ठीक है, आले दवाले मेरी गुड़िया मैनू नहीं खेलंदा चावरे, ये क्या पंजाबी भाषा में है, ठीक है, पहला हुआ। अब दूसरा क्या है, तो हम लोग दूसरा देखेंगे कि
कि मैं सूरज अगन जलाऊंगी, मैं प्यार यार मनाऊंगी, दूसरा है, ठीक है। तीसरा क्या है, अवल हम, ठीक, अवल हमद खुदादा वीरज कीजे इश्क कीता सू जगदा मूली मियाँ। चौथा क्या है, मियाँ मजनुआ ओ चिट्टे तेरे दंद दिखी हंसियां ओ। ये चौथा है। पांचवा क्या, ये गीत जो उपन्यास पढ़ा होगा, ठीक है, उन्हीं को याद होगा, नहीं तो किसी को याद नहीं। और पंजाबी भाषा में इसलिए कह कि हम लोग जो इधर हिंदी पट्टी के हैं उसको उतना अच्छा साध नहीं होगा, ठीक है। चढ़ गए चेत पहाड़ी फुहार आरो बहुत बड़ी सरकार, लेकिन आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि पहले के क्रम में कौन कौन है, ठीक है। तो आप लोग यदि उपन्यास पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये जो तीन है ना, अवल हमद खुदादा वीरज कीजे इश्क की कीता सुजग दा मूल मियाँ, ठीक है, ये क्या है, ये सबसे पहले है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 नंबर कहाँ है, ये देखो यही है। जैसे एक मिला तैसे हम लोग टिक मार देंगे, ठीक है। क्या कि हम लोग को समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, जल्दीबाजी में, ठीक है। क्या कि एग्जाम का समय रहता है, एक निश्चित समय इतने देर में करना रहता है। अब हम लोग उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, उसके बाद अरेंज कर लेना अपना। अब देखते हैं, धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुवस्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। धर्मशास्त्र किसको कहते हैं, पंडित को, ठीक है। और ध्रुवस्वामिनी नाटक यदि आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें पंडित ने रामगुप्त से ध्रुवस्वामिनी को मोक्ष की आज्ञा देता है। मोक्ष मतलब क्या जानते हो, क्या चीज आज्ञा देता है, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक का, ठीक है। तो ये आधुनिक नाटक में कह सकते हैं, तो प्रसाद के नाटकों में पहली बार तलाक का जिक्र आया था किसमें, तो ध्रुवस्वामिनी में, ठीक है। प्रसाद के नाटकों में तलाक का जिक्र आया है ध्रुवस्वामिनी में, ठीक है। रामगुप्त अच्छा राजा नहीं थे, शासक नहीं थे। ये उस समय चंद्रगुप्त इनके जो भाई थे वो बहुत अच्छे थे, और जो ध्रुवस्वामिनी थी वो प्यार उन्हीं को करती थी, लेकिन शादी इनसे करना पड़ा, ठीक है, फिल्मी स्टाइल में हो गया। तो ये मदिरा पीता था और भोग प्रवृत्ति में लिप्त रहता था। तो और जब इस पे दूसरे आक्रमणकारी चढ़ाई कर दिए इनके राज पे, ठीक है, हुनों का, तो क्या किया, ये इस अपनी बीवी को आगे कर दिया उन लोग के सामने, किसको, ध्रुवस्वामिनी को। और उसका जो कह सकते हैं अपने भाषा में यदि विलेन, ठीक है, जो था आक्रमण करता, वो बोला कि ध्रुवस्वामिनी चाहिए मुझे। तो इसने क्या किया, आगे कर दिया ध्रुवस्वामिनी को, ठीक है, अपनी बीवी को। और ये खुद छिप गया, ठीक है, क्यों कि बीवी का आगे कर दिया, बोला हम बच जाएंगे। ध्रुवस्वामिनी इस चीज पे बड़ा खिंचाया। तो बहुत ये जब पढ़ाएंगे ये चीज नाटक तब बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम लोग समय उतना नहीं है, इसलिए आगे धीरे धीरे चलेंगे। इसका प्रकाशन वर्ष कितना अच्छा, 1933, ठीक है, ये सब याद रखना। हाँ, 1933 है। अरे इसमें क्या है, गुप्त काल का दिखाया गया है, ठीक है, गुप्त काल के संबंध में, गुप्त काल में, ठीक है। इसका क्या है, इसको बता ही दिए थे। मोक्ष का मतलब क्या होता है, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक का कौन, धर्मशास्त्र पंडित इजाजत देता है, ठीक है, कि इतना सब किया, तुम बीवी का आगे कर दिया, अब तुम्हारा इसके साथ रहना कोई उचित नहीं है। हिंदू धर्म में कुछ भी हो जाए अपने परिवार स्त्रियों का रक्षा किया जाता है, ठीक है। तो ये बोलता है इसीलिए अब इसके साथ तुम्हारा रहना कोई धर्म नहीं बनता, इसलिए इसको तुम क्या करो, तलाक दे दो, ठीक है। बहुत और होता है लेकिन उतना भी चर्चा नहीं करेंगे। अब हम लोग 6ठा नंबर देखेंगे। कहां चला गया, 6ठा नंबर हम लोग देखेंगे कि सरोज स्मृति कविता इन पंक्तियों को कवि में आने के अनुक्रम, कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए, ठीक है, पहले से बाद के क्रम में लगाते हैं। तो देखते हैं, मैं कवि हूं पाया है प्रकाश और भी विफल होगा वह छवि, दुखी जीवन की कथा रही, धैन्य में पिता निरर्थक था, तेरा वह जीवन सिंधु तरन, क्या, तेरा वह जीवन सिंधु तरन। तो ये यदि कविता पढ़े होंगे आप लोग तो ये जानते हैं कि ये सबसे पहला पंक्ति आता है, तेरा वह जीवन सिंधु तरन, ठीक है। तो ये 5 नंबर देखेंगे हम लोग कहाँ है, ठीक है, 5 नंबर पहला है, फर्स्ट में 5 नंबर पहला कहाँ है, इसमें है, ठीक है, इसमें है। तो ये क्या 5 नंबर है कहीं पहला नहीं है ना, इसका मतलब यही हो जाएगा। इतने खाली देखना, एक मिलना चाहिए, इसके बाद सब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं, इसके बाद है कि वो अपना विलाप करते हैं, अपनी सरोज पुत्री थी उनकी, मात्र कितने वर्ष की, 18 वर्ष की सरोज पुत्री, ठीक है। सरोज एक पुत्री थी निराला की, जो 18 वर्ष की उम्र में ही उनका निधन हो गया, और उनकी पत्नी निराला की पत्नी भी बहुत पहले चल बसी थी। अरे अपनी पुत्री को अपने ससुराल मतलब नानी के यहाँ
पास बोल के बड़ा किया थे उनका नानी। तो निराला के जीवन में बहुत दुख तकलीफ रहे और इस दुख तकलीफ को उसने इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है। सरोज स्मृति कविता को याद रखना कि ये हिंदी कविता का प्रथम शोक गीत है, ठीक है, प्रथम शोक गीत है हिंदी साहित्य में, हिंदी कविता में, ठीक है, प्रथम शोक गीत है। अच्छा, सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1935, ठीक है, कितना है? 1935। सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1935, ठीक है। अब इसकी पुत्री कितने आयु थी? 18 वर्ष, ठीक है। तो वही बोलता है, वो कविता सुनाते हैं, तेरी वह जीवन सिंधु तरन, ठीक है। इसके बाद मैं कवि हूं, कवि पाया है प्रकाश, ठीक है। आप लोग पढ़ना, ये कविता बहुत सुंदर कविता है, ठीक है। मुझे तो पूरा याद नहीं है, थोड़ा मोड़ा है। तो एक हुआ, ठीक है। अब मिल ही गया, अब देख लेना, ठीक है। धन है मैं पिता निरर्थक था, इसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? और भी विफल होगी वह छवि, ठीक है। तो 2 हो गया। तीसरा है क्या है? दुखी जीवन की व्यथा रही। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। क्या करते हैं? आगे चलते हैं हम लोग अब। ठीक है, अब बोलते हैं कि 7वां नंबर में देखते हैं, हस्तलिखित पद में कौन सा समास है, ठीक है। हस्तलिखित पद में, ठीक है। तो हस्तलिखित पद में कौन सा समास है, ठीक है। हस्तलिखित मतलब हाथ के द्वारा लिखित, ठीक है। हस्तलिखित मतलब हाथ के द्वारा लिखित, ठीक है। तो जब हाथ के द्वारा लिखित होगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, करण होगा, ठीक है। क्या होगा? करण तत्पुरुष, ठीक है। इसको डिटेल में आप लोग पढ़े ही होंगे, समास ये सब। अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर में। 8वां नंबर में है क्या कि अपपुनो आपनु में बिसरो, जैसे सोनहा कांच मंदिर में भरमत भू की मरो, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये जो देखो इस तरह लैंडिंग किया गया ना, सोनहा का मतलब क्या, यही पूछेगा, ठीक है। ये सबसे पहले देखेंगे ये किनका पंक्ति है, तो ये कबीर का पंक्ति है। ये किनका पंक्ति है? तो ये कबीर के पंक्ति है, ठीक है। ये कबीर की पंक्ति है, ठीक है। बोल रहा है कबीर की उपयुक्त पंक्तियों में सोनहा शब्द की उचित अर्थ क्या है, ठीक है। तो सोनहा, यदि कबीर का ये पंक्ति आप लोग पढ़े होंगे तो इसका मतलब होता है कुत्ता, ठीक है। क्या होता है? कुत्ता। सोनहा कुत्ता क्या होता है? सोनहा कुत्ता होता है, ठीक है। और ये सोनहा जो है कुत्ता होता है, लेकिन यदि आप लोग गूगल में देखेंगे तो सोनहा जो होता है ये कुत्ता जैसा ही प्रवृत्ति होता है, जो जंगल में रहता है, ठीक है। बेसिकली जंगल में रहता है और ये इतना बहादुर होता है कि इसका सामने शेर उर भी डरता है, ठीक है। ये डरता नहीं लड़ाई उड़ाई करने में, ठीक है, डायरेक्ट लड़ जाता है और ये अपना ज्यादा संख्या में रहता है, ठीक है। उसी को सोनहा कुत्ता कहता है कबीर, ठीक है। अब देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, ठीक है। निबंध दिया हुआ है, क्या निबंध? गवई गांव की गंध, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? अथाह संभव। तीसरा शिखरों के सेतु। चौथा वे और होंगे जो मारे जाएंगे। क्या? वे और होंगे जो मारे जाएंगे, ठीक है। तो ये किनका किनका निबंध है? वही इनका नाम है, ठीक है। शरद जोशी, रघुवीर सहाय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, ठीक है। तो एक याद रखना कि विवेकी राय जो है ये क्या कैसा लिखते हैं? गांव प्रधान, आंचलिक प्रधान, ठीक है। ये गांव को लेके पूरा लिखते हैं निबंध, ठीक है। तो ये क्या है? गवई गांव का क्या है? गवई गांव का निबंध, ठीक है। क्या बोले हम अभी कि गांव को लेके ये बहुत ज्यादा लिखते हैं, ठीक है। तो देख गवई गांव की गंध, ठीक है, गवई गांव की गंध, ठीक है। ये क्या है? विवेकी राय का 3 का 1, ठीक है, 3 का 1, हाँ। तो तीसरा नंबर ये में कहीं है, ये में तीसरा, हाँ इसमें है। एक ही देखो, एक ही मिलाए लेकिन मिल गया ना पूरा, अब कहीं 3 नहीं। इसका मतलब श्योर सी बात है क्या है कि यही सही है। तो जल्दी हम लोग टाइम बचाने के लिए एग्जाम में क्या करेंगे? 1 मिलाएंगे और यदि मिल गया 1 से, ठीक है, तो उसका मतलब यही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को अभी और देखना है। अब ये क्या है? अथाह संभव, ठीक है। अथाह संभव किसका है? तो ये अथाह संभव किसका है? शरद जोशी का है, ठीक है। शिखरों के सेतु क्या है? शिखरों के सेतु, ठीक है।
निबंध आप लोग पढ़े होंगे। शिखरों के सेतु किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है, ठीक है। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह का, ठीक है। शिखरों और शिव, ठीक है, इसी से याद रखना फर्स्ट नाम से, ठीक है, शिखर और शिव, ठीक है। अब बच गया क्या? एक बच गया, ठीक है। कौन बच गया? और होंगे जो मारे जाएंगे, ठीक है। और होंगे जो मारे जाएंगे, ठीक है। ये किसका है? ये रघुवर सहाय का है, ठीक है। ये मिल गया टोटल अभी। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में चलेंगे। अब बोल रहा है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में संवाद गीत की पंक्तियां दिया गया है, ठीक है। चना हाकिम सब्जो खाते, ये किसका है? इतने से समझ गए हो क्या? हाँ, भारत बोलो। अंधेर नगरी, बिल्कुल अंधेर नगरी, बहादुर दशक नहीं है, ठीक है। चना हाकिम सब्जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। दूना मतलब दो गुना, टिकस मतलब टैक्स लगाते, ठीक है। दूसरा में है कोकिल बायस एक सम पंडित मूर्ख एक, इंद्रायन दाडिम विषय जहाना नेकु वेक। तीसरा में क्या है? सी में प्रकट सभ्य अंतर छलधरी, सोई राज्यसभा बल भारी, लाख टका के वाला जोबन, ठीक है, गाहक सब ललचाए। मतलब ये जो है, ये यदि आप लोग पढ़े होंगे नाटक तो आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। ये जो चना हाकिम सब जो खाते, ये कौन गाता है? चना बेचने वाला। चना बेचने वाला कौन होता है? बोलो। चना बेचने वाला घासी राम होता है, ठीक है, घासी राम होता है, ठीक है। चना बेचने वाला कौन होता है? घासी राम होता है। और दूसरा कि कोकिल बयान सब सम पंडित, कोकिल बयान सब सम पंडित, ठीक है। मूर्ख एक, इंद्रायन कहा है? इंद्रायन दांडिम विषय जहाना नेकु विवेक, ठीक है। अब हम लोग पहले एक देखेंगे, ठीक है। एक का क्या होगा? घासीराम। घासीराम कहाँ है? 2 में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या 2 में ऐसा एक से मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। कितना है? ये का 2, ठीक है। ये का 2 कहीं है? देखो यहीं पे मिल गया। ये कहीं 2 है? नहीं नहीं, और कहीं नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे टाइम बचाने के लिए? एक मिलाएं और आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्या हो गया? आगे बढ़ गए, ठीक है। ये हो गया। अब यदि देखना चाहेंगे, मिलाना चाहेंगे तो बोल कैसे हो जाए? तो कैसे होगा? तो क्या बोलता है कि देखना, यदि नाटक पढ़ा है आप लोग तो ये क्या है? जहां नेकु ना विवेक, महंत बोलता है, ठीक है, कि ऐसा देश कुदेश होते हैं जहां पे ना बुद्धि ना कुछ रहता है, वहां पे रहना है, वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। जहां सब एक दाम में बिके, वहां बोलते हैं ना कि पत्थर और सोना में कुछ अंतर ही ना समझे, वैसा देश में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कौन कहता है? ये सीख कौन दे सकता है? श्योर सी बात है, महंत ही दे सकता है। कौन? महंत ही दे सकता है, ठीक है, महंत ही दे सकता है। तो ये क्या? महंत, ठीक है। ये कितना नंबर में हो जाएगा था? महंत बी का 4 होना चाहिए, ठीक है, बी का 4। तो देख रहे हैं सही मिल रहा है। इसी तरह से अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बोल रहा है निम्नलिखित में से किन आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्तिबोध हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। नहीं कि बोल रहा है यहाँ जो रचना का नाम दिया है उनमें से मुक्तिबोध का कौन कौन सा रचना है, ठीक है। तो पहला कौन है? नई कविता का आत्मसंघर्ष था अन्य निबंध, ठीक है। नई कविता का आत्मसंघर्ष था अन्य निबंध मुक्तिबोध का है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। तो पहला है। दूसरा है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये नहीं है, ठीक है, ये दूसरा का है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ठीक है। तीसरा है इतिहास और परंपरा। चौथा है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये है, ठीक है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तीसरा कमानी एक पुनर्विचार, ठीक है, क्या है? पुनर्विचार, ठीक है। तो क्या देखेंगे? पहला उधर था, चौथा था, इधर पांचवा है, पहला चौथा पांचवा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सही हमारा सी नंबर का सही हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रकाशन वर्ष देखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना ये रचना है ना कमानी पुनर्विचार, इसको एकदम हर हालत में याद रखना है, ठीक है।
61 को, ठीक है। अब इसको क्या 1961 तो याद रहेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग किसी के साथ रिलेट करेंगे, ठीक, कोरिलेट करेंगे 1961 ईस्वी, ठीक है। जो भी रचना प्रकाशन वर्ष होगा 1961 उसके साथ इसको याद रखना है, ठीक है। कि कमायनी तो इंपॉर्टेंट ही उसी पे लिखते हैं, कमायनी एक पुनः विचार, ठीक है। बोल कमायनी पे पुनः विचार करता है कौन, मुक्तिबोध, ठीक है। 1961 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ठीक है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 1971 में है, क्या 1971 ईस्वी में है। अब बच गया है, अब क्या था, नई कविता का आत्मसंग्रह तथा अन्य निबंध, ठीक है। ये वो कितना में है, 1964 ईस्वी में है, कितना में है, 1964 ईस्वी में, ठीक है। प्रकाशन वर्ष भी आप लोग को साथ साथ में याद रखिएगा तबे होगा, ठीक है। प्रकाशन वर्ष उसका नए, ठीक है, क्या था, नई कविता का आत्मसंग्रह तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी, कमायनी पुनः विचार 1961 ईस्वी। इसको तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, आगे चलेंगे, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। क्या बोलता है, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही, जब वह भी साहित्य की भाषा जब, एक सेकंड रुकिएगा, चाय लगाने दीजिएगा। हाँ, अब क्या बोल रहा है कि भाषा हो गई तब उसके बाद कहलाती रही, जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसे उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा, ठीक है। ये कौन कहता है, तो याद रखना, यदि आप लोग को जो कोटेशन नहीं भी आता होगा तो जो उसमें से जिसमें ऑप्शन दिया रहेगा उसमें देखना सबसे ज्यादा फेमस कौन सा आलोचक है, ठीक है, उसी को टिक लगा देना आंख मूंद के, जब ना आवे तब, ठीक है। तो इसमें से क्या, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। कौन बोलता है, तो रामचंद्र शुक्ल कहता है, ठीक है। उन्हीं का कोटेशन इस तरह है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ही कहते हैं, किसमें कहते हैं, तो अपना रचना में हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा हुआ, उसमें प्रकरण 2 में कहते हैं, ठीक है। किसमें कहते हैं, प्रकरण 2 में कहते हैं, ठीक है, प्रकरण 2 में कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब बोलते हैं, निम्नलिखित चरित्रों को तत्व संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन, क्या, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए, पहले से बाद के क्रम में लगाइए, ठीक है। क्या बोलता है, निम्नलिखित चरित्रों को, चरित्र मतलब ये सब जो पात्र है ना उसको लगाने बोल रहा है पहले प्रकाशन में कौन। तब देखेंगे कि हम लोग कौन कौन सा पात्र किस किस रचना से। रूपन बाबू, रूपन बाबू आप लोग पढ़े होंगे, बहुत फेमस कैरेक्टर है, ठीक है। रूपन बाबू किसमें, राग दरबारी, ठीक है, राग दरबारी, ठीक है, दरबारी, राग दरबारी, ठीक है। किसका, राग दरबारी का है। राग दरबारी किनका रचना है, तो हम लोग ये भी देखते चलेंगे, श्रीलाल शुक्ल का, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल का, ठीक है। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष कितना था, तो 1968, एकदम इंपॉर्टेंट है, सब चीज भूलना ही नहीं। इसके बाद प्यारू, प्यारू, ठीक है, ये भी आप लोग को याद होगा कि प्यारू किस रचना का पात्र है, ठीक है। तो प्यारू किसका है, मैला आंचल का, ठीक है, किसका है, मैला आंचल, ठीक है, मैला आंचल का। अब ये किसका रचना है, आप लोग कमेंट में लिखिएगा जरूर, ठीक है, रेणु का, हाँ, किसका रचना है, रेणु का। इनका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1954 ईस्वी, ठीक है। किसका है, फणीश्वर रेणु का है ये रचना, प्रकाशन 1954 में, ठीक है। इसी का पात्र है एक प्यारू, ठीक है। आप लोग को सब पढ़ाया जाएगा पूरा विस्तार रूप में, ठीक है, पूरा किताब भी पढ़ाया जाएगा इस चैनल में, और बने रहिएगा। और जी प्यारू और प्रतापी, ठीक है, प्रतापी, प्रतापी किस रचना से है, प्रतापी धरती धन अपना, आप लोग पढ़े हैं, इसको बहुत तकलीफ होता है। प्रतापी किसका है, धरती धन अपना से, ठीक है, धरती धन अपना, ठीक है, धरती धन अपना से है। धरती धन अपना किसका है, तो जगदीश चंद्र का है, ठीक है, किसका है, जगदीश चंद्र, ठीक है, जगदीश चंद्र का, ठीक है। धरती धन अपना प्रकाशन वर्ष कितना है, 1972 ईस्वी, ठीक है। प्रतापी उसी का एक कैरेक्टर का नाम है, ठीक है।
अब आते हैं, बच गया कौन कौन, चार चार है, ठीक है, अभी दो दो और बच गए, ठीक है। काशी सा, क्या बच गया, काशी सा, ठीक है। काशी सा जिंदगी नामा उपन्यास आप लोग पढ़े होंगे, किसका, जिंदगी नामा उपन्यास आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें से आप लोग को पता होगा, ठीक है, काशी सा किसका, जिंदगी नामा उपन्यास का, ठीक है। जिंदगी नामा उपन्यास किसका है, लिख देता हूं, ठीक है, जिंदगी नामा, जिंदगी नामा, ठीक है, किनका है, कृष्णा सोबती का, कृष्णा सोबती का, ठीक है, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष अच्छा क्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, 1979 में, ठीक है, 1979 में, ठीक है। अब इसका, अब ये काशी सा हो गया, ठीक है, ये किसका है, कृष्णा सोबती का है। अब एक और देखेंगे, सोमराज, किसका, सोमराज साहनी, सोमराज साहनी का किस पात्र का, किस रचना से है, सोमराज साहनी, ये झूठा सच से, ठीक है, झूठा सच से नेट सिलेबस में से जितना भी रचना का नाम भी रहे सब फेमस फेमस, और रचना का नाम भी याद रखते रहना, और प्रकाशन वर्ष जरूर, ठीक है। तो किसका है, झूठा सच, क्या है, झूठा सच, ठीक है, झूठा सच का, इसका ये कितना, दो भाग में है। सबसे पहले ये उपन्यास कितना है, दो भाग में, ठीक है, कितना उपन्यास कितने भाग में है, दो भाग में, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1958 और 1960, ठीक है, तो ये 1958 ही लिखते हैं इसमें, झूठा सच, ठीक है। तो ये सोमराज साहनी किस उपन्यास से है, तो झूठा सच से, ठीक है। इसका प्रकाशन, इसका रचनाकार कौन है, तो इसका रचनाकार सबसे पहले देखेंगे हम लोग, अस्पाल का है, ठीक है, कौन है, अस्पाल जी हैं, ठीक है। अभी ये चीज यहां लिख दिए। अब देखो, अब देखेंगे कि बोला है क्या, प्रकाशन वर्ष, प्रथम प्रकाशन वर्ष, पहला कौन प्रकाशन वर्ष, मेलाचल 1954 में हुआ है, धरती धर्म 1972 में हुआ है, और जिंदगी नामा 1979 में हुआ है, और झूठा सच 1958 में हुआ है। सबसे पहला कौन है, 1954 वाला पहला है, 1954 प्यारू वाला, ठीक है, तो 1904 पहला है, तो 4 कहाँ है, 3 2 4 5, हाँ, तो ये हुआ, ठीक है, ये आया। अब देखेंगे पहला अक्षर से, और कहीं 4 नहीं लिखा है, नहीं, इसका मतलब ये होगा। और अभी यदि मिला देखना है तो ठीक है, 1954 हो गया, उसके बाद 1958 होगा ना, 1958 किसका है, एक का, तो एक यहाँ है, तो मतलब इसके बाद ये होगा। इसके बाद 1958 के बाद कौन है, 1989 नहीं होगा, ये 1968 नहीं होगा, 1972, ये कितना, ये तो ज्यादा हो गया, ये तो और ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये राग दरबारी होगा, ठीक है, 1968 कौन सा पात्र था, रूपन बाबू, 3, तो यहाँ 3 है, ठीक है। अब इसी तरह मिला लेंगे, अब कौन हो जाएगा, धरती धनापला 1972 में, धरती धनापला प्रतापी ला चाची वाली, तो क्या 5 हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जो बच गया वही उड़ेगा, 2 ही, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बी आंसर मेरा सही है, ठीक है। अब बोलते हैं कि अगला क्वेश्चन में आते हैं, भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग का नाम दिया गया है, निम्नलिखित में से किन किन का प्रयोग इस नाटक में हुआ है। कौन नाटक, भारत दुर्दशा, ठीक है। भारत दुर्दशा का पहले प्रकाशन वर्ष बताओ तो 1980, 1875, एक सेकंड रुकना थोड़ा, नहीं, इसका प्रकाशन वर्ष 1875 ही है, ठीक है, 1875, मैं गलत बोल दिया था, सॉरी, 1875 ही है, ठीक है, दिमाग से उतर गया था। भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग का नाम दिया गया है, निम्नलिखित में से किन किन का प्रयोग इस नाटक में है, ठीक है, किन किन का प्रयोग इस नाटक में हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ये पढ़े होंगे, तो राग जय जयवंती, ठीक है, राग जय जयवंती कोई राग शैली के ऊपर पढ़े, हमको नहीं लगता, बिल्कुल नहीं, इस नाटक में ये तो नहीं होगा, ठीक है। राग रामकली, लावनी, राग चैती, गौरी, राग काफी, ठीक है। तो राग काफी तो ये पढ़े ही होंगे, राग काफी का नाम होता है, राग चैती, गौरी,
राग राम कामली ये भी है, ठीक है। तो क्या है ये राग राम कामली, नहीं नहीं, राग राम कामली नहीं है, राम कामली नहीं, दूसरा टाइप है। क्या है लावनी राग चितोरी, ठीक है। तो ये क्या है, जब दो नहीं बच के तीनों होगा, श्योर सी बात, तीन तीन को ऑप्शन सब में दिया है, तो लावनी एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लावनी हो जाएगा, ठीक है। लावनी तो है ही, ठीक है। लावनी राग काफी तो कंफर्म है, ठीक है। अब यदि ये कंफर्म नहीं हो रहे हैं तो क्या करें, अंदाजा लगा देना, राग चैती गौरी, ठीक है। तो क्या है राग चैती गौरी, तो क्या हो जाएगा 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। इसमें है मतलब सी हो जाएगा, ठीक है। अंदाज भी लगा लेना है, ठीक है, कुछ अंदाजा भी करना है, सब चीज तो रट के होगा नहीं, इसलिए दिमाग भी लगाना है। बोलता है कि अर्धमागधी, क्या बोलता है कि अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन, अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन है, ठीक है। जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया। जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया, पहला। दूसरा है इसका तत्कालीन रूप मथुरा के आसपास बोला जाता है, ठीक है। स के स्थान पर स का प्रयोग, ठीक है। इसको कौन सा कहते हैं हम लोग, मुदनसा दंसा दंसा, ठीक है। मुदनसा दंसा, मुदनसा दंसा दंसा, ठीक है। तालिफसा मुदनसा दंसा, सॉरी, तालिफसा मुदनसा दंसा, ठीक है। तालिफसा तालु से बोला जाता है, मुदनसा मुद्दा से, दंसा, ठीक है, दांत से, ठीक है। अब क्या बोलता है इसका प्रयोग, अर्धमागधी का प्रमुख विशेषता है, ठीक है, प्रमुख विशेषता है। अब हम लोग देखेंगे, पूरा पढ़ लेंगे ऑप्शन, इसके बाद हम लोग टिक मारेंगे, फिर एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिमाग में बैठेगा, लंबा लंबा क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन बहुत डीपली पूछा है, ठीक है, इसलिए ध्यान से आप लोग सुनते रहिएगा। अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और स्वरसैनी प्राकृतों के बीच मानी गई है, ठीक है। चौथा है अर्धमागधी प्राकृत के अर्धमागधी अभ्रंश से अवधि बोली का संबंध माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो हम लोग पढ़े हैं, अर्धमागधी प्राकृत के अर्धमागधी अभ्रंश से अवधि बोली का संबंध माना जाता है, ये बिल्कुल 100% सही बोला है, ठीक है। पढ़े होंगे आप लोग तो ये आया होगा। अर्धमागधी प्राकृत के अर्धमागधी प्राकृत के अर्धमागधी अभ्रंश से अवधि बोली का संबंध माना जाता है, ये 100% सही है, ठीक है। तो बोलता है अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और स्वरसैनी प्राकृतों के बीच मानी गई, बिल्कुल ये भी शर्त है, ठीक है। मागधी और स्वरसैनी के बीच का ही अर्धमागधी है, ठीक है, ये सही है। अब हम लोग को देख लेंगे 4 और 5, ठीक है। 4 5 किस में है, 3 5 3 4, 4 आ रहा है, 5 नहीं, मिल नहीं रहा है, ठीक है। 2 5 4 5, 4 5 इसमें है, ठीक है। तो अंदाज लगा लिए, इसका मतलब कि ये यदि हमको नहीं आ रहा है तो भी अंदाजा कर लिए कि ये एक होगा, ठीक है। कैसे, जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया था, किस भाषा को, तो अर्धमागधी को, ठीक है। तो ये हम लोग अंदाजा से एक कर लिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ अंदाजा भी लगाना है, ठीक है, कैसे होगा सो। अब हम लोग देखते हैं कि आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युवती का उल्लेख कौन करता है, ठीक है। तो हम लोग पहले ये देखेंगे आधे अधूरे नाटक किनका है, ये जो वर्णा का नाम आया है कौन उल्लेख करता है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि उल्लेख कौन करता है, ठीक है। थोड़ा सा पानी पीने दो, रुको। हाँ चलो, अब ये नाटक जो है आधे अधूरे नाटक, ये किनका है, तो मोहन राकेश के नाटक है, ठीक है। आधे अधूरे का नाटक कितना है, किसका है, मोहन राकेश के नाटक है। सबसे पहले याद रखना, मोहन राकेश, आधे अधूरे नाटक किनका है, मोहन राकेश का, ठीक है। मोहन राकेश का नाटक है, इधर लिख देता हूं, मोहन, ये हाँ है, अच्छा देखना थोड़ा लिखने में हैबिट नहीं है। मोहन राकेश का है, ठीक है, राकेश का है, मोहन राकेश का नाटक है, ठीक है। आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष यदि कोई पूछे तो कितना होगा, 1900, कहां चला गया, 1969, ठीक है।
और अब आते हैं कि ये कैसा नाटक है, तो ये नाटक है मध्यवर्गीय परिवार। क्या? मध्यवर्गीय परिवार की आंतरिक कलह, उलझन, रिश्तों को दिखाता है। ठीक, मध्यवर्गीय परिवार, मध्यवर्गीय 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 परिवार मध्यवर्गीय परिवार की आंतरिक कला, ठीक है, आंतरिक कलह को दिखाता है। ठीक है, आंतरिक कलह उसका स्थिति दिखाता है। ठीक है, बहुत अच्छा नाटक है, आप लोग बार बार उसको पढ़ो जब तक पूरा हैबिट याद ना हो जाए। तो ये वर्णा का किसने दिखाता है, वर्णा का नाम लेता है। तो यदि नाटक पढ़े तो आप लोग को याद होगा कि उसकी छोटी लड़की